हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा देखो, 12th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं और इसके लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था रोल्स लॉ के बारे में और वेपर प्रेशर के बारे में। इस ग्राफ को हमने डिस्कस किया था। जिन लोगों को ग्राफ समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो लोग एक बार दोबारा देख लो। इस ग्राफ के थ्रू आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इस ग्राफ के अंदर मैंने बताया था कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेके चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, यानी आप इधर उधर जा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन जो रहेगा वो वेरी कर रहा है। इसके बाद दूसरा जो वाई एक्सिस है उसके साथ लोग हमने लिया है क्या, वेपर प्रेशर। एक्स एक्सिस जो था वहां पर हमने दो चीजों के मोल फ्रैक्शन लिए हुए हैं। मोल फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। मतलब मोल फ्रैक्शन वैल्यू रहती है 0 to 1 के बीच में लाई करती है। मैंने दो डिफरेंट कलर से शो किया है, सोलवेंट और सोल्यूट को। सोलवेंट जो था उसको मैंने ए से बोला है और रेड कलर डिनोट किया है। तो यहां पर स्टार्टिंग के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन 0 था, इधर हम चलते चलते जाते हैं एक्सिस के साथ तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाता है और फाइनली 1 के इक्वल हो जाता है। दूसरा हमने ब्लू कलर से शो किया है सोल्यूट को, और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0 है। अगर हम इस साइड आएंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा और उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर 1 हो जाएगा। इसके साथ साथ ये रोल्स लॉ भी स्टेटमेंट थी कि अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो लोग क्या बनाते हैं, वेपर्स बनाते हैं और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो वो वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर इसका रेशियो कितना है, कितना प्रेजेंट है। जितना ज्यादा ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा कोई भी कंपोनेंट, उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होता चला जाएगा। तो ज्यादा जो रहता है वो तो रहता है सोलवेंट, तो सोलवेंट जो रहेगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू दैट सोल्यूट। ठीक है। इसके साथ साथ दूसरी चीज मैंने बताई थी कि सोलवेंट जो होते हैं वो ज्यादा वोलेटाइल भी होते हैं। तो अगर आप इक्वल भी उनको लेके चलोगे देन टू द वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट विल बी हायर देन दैट ऑफ द सोल्यूट। इसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो ग्राफ है इनको अगर हमें स्टडी करना हो तो इस सबसे पहले मैं सोलवेंट वाले ग्राफ को लेके चलता हूं कि जाई ए जब 0 था तो इसका वेपर प्रेशर भी 0 था। जैसे जैसे हम इस साइड चलते गए इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया, मोल फ्रैक्शन बढ़ता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया। इसके बाद मोल फ्रैक्शन जब मैक्सिमम हो गया तो इसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम हो गया और मैक्सिमम वेपर प्रेशर यानी जब प्योर स्टेट के अंदर हमारे पास सोलवेंट रहता है, उसके अंदर कोई सोल्यूट हमने ऐड नहीं कर रखा है, उस टाइम पे वो कितना मैक्सिमम प्रेशर लगा सकता है, वो लगा सकता है पी नॉट ए। ठीक है। तो यहां से तीन चीजें निकल के आ रही थी। एक तो चीज हमारे पास क्या होगी, मोल फ्रैक्शन, एक हो गया ये प्योर स्टेट के अंदर कितना मैक्सिमम प्रेशर लग सकता है, और तीसरी चीज हम जब कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी टाइम पे किसी भी रेशियो में आप ए और बी को मिक्स कर रहे हो तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा। तो उसके लिए रोल्ट ने फॉर्मूला दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ, RAOULT, रोल्ट्स लॉ, रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा एट एनी टाइम, यानी कि पीए कितना लग रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, विल बी प्रोपोर्शनल टू जाई ए। और जब प्रोपोर्टी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पी नॉट ए और जाई ए। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है ये कहां से आता है, ये आता है रोल्ट्स लॉ से। अगर रोल्ट्स लॉ पूछता है तो आप इस तरह डायरेक्ट बोल सकते हो पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए जाई ए। ये रोल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक है, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप टर्म्स को डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो पी ए क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर, पी नॉट ए क्या है जब प्योर स्टेट के अंदर आप ए को लेके चल रहे हो उस टाइम का उसका पार्शियल वेपर प्रेशर। इसी तरह से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि पी बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई बी एंड हेंस पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी। क्या ये चीज भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर सोल्वेंट के लिए लिख सकते हैं, सोल्यूट के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है। कंडीशन जो रहेगी वो ये रहेगी कि भाई जो हमारे पास सोल्यूट और सोलवेंट रहेगा दोनों क्या रहेंगे, वोलेटाइल होने चाहिए। इसके बाद अकॉर्डिंग टू डोल्टन लॉ, डोल्टन ने क्या बताया, उसने बताया था कि अगर आपको टोटल प्रेशर किसी भी जगह पे कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होता है, वो जो इंडिविजुअल्स का जो प्रेशर लग रहा है, जो पार्शियल प्रेशर्स होते हैं हर एक कंपोनेंट के, उनको ऐड कर दो टोटल प्रेशर आ जाता है। तो अगर पी टोटल लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं उसको, पी ए प्लस पी बी। तो किसी भी टाइम पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर कि जाई ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ रहेगी, इसी तरह से जाई बी की वैल्यू भी इस जगह पे कुछ रहेगी, 0 तो नहीं रहेगी, 1 भी नहीं रहेगी, इनके बीच कुछ वैल्यू रहेगी। तो इस टाइम पे ए का प्रेशर कितना लग रहा है और बी का प्रेशर कितना लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये लाइन को आपको लेके चलना है, ये हो गया ए का प्रेशर, ये पॉइंट हो गया बी का प्रेशर, इन दोनों को ऐड करने से टोटल प्रेशर ये मिल जाएगा। ठीक है। तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स।
तो यहां से हमने लिख दिया है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर हम इसको लिखना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू रख देता हूं। पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू है पी नोट ए जाई ए, पी नोट ए जाई ए। और पीबी की वैल्यू क्या है, पीबी की वैल्यू है पी नोट बी जाई बी। इस चीज में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दोनों वैल्यूज यहीं से उठा के लिखी हमने। और हमें ये भी पता होता है कि जाई ए प्लस जाई बी जो होता है, जाई ए प्लस जाई बी कितना होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शंस का जो सम रहता है किसी भी जगह पर वो किसके इक्वल रहता है, यूनिटी के इक्वल रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जाई ए को लिख सकते हो 1 माइनस जाई बी, या फिर जाई बी को लिख सकते हो 1 माइनस जाई ए। मैं क्या करता हूं, इस पूरे फॉर्मूले के अंदर जो सोलवेंट वाला जो मोल फ्रैक्शन को खत्म कर लेता हूं। सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो रहती है भाई उसके ऊपर ही ओवरऑल कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, तो हम सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम लेके चलते हैं। मैं लिख लेता हूं कि जाई ए को हटाना है मेरे को, तो इसको लिख लेता हूं 1 माइनस जाई बी। और इस जाई ए की जगह पे, सॉरी यहाँ पे मैंने जाई बी लिख दिया था, इस जाई ए की जगह पे मैं ये वैल्यू रख देता हूं। ये वैल्यू रखू यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पी टोटल विल बी इक्वल टू, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए। पी ए की वैल्यू क्या थी, पी नोट ए, पी नोट ए इंटू जाई ए। जाई ए क्या लिख सकते हैं 1 माइनस जाई बी, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस पी नोट बी जाई बी, ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर आप और फर्दर अगर आप सोल्व करोगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, पी नोट ए माइनस पी नोट ए जाई बी प्लस पी नोट बी जाई बी, फिर इन दोनों में जाई बी कॉमन ले सकते हो। मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं यहां से पी नोट ए माइनस पी नोट, यहां से माइनस आएगा, पी नोट ए जाई बी प्लस पी नोट बी जाई बी। आप चाहो तो यहां से भी क्या कर सकते हो, जाई बी को कॉमन ले सकते हो। तो यहां से जाई बी को बाहर निकाल लेता हूं मैं, ये जाई बी आ गया बाहर। और अब देखो बाहर आप इस नेगेटिव साइन को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, मैं इसको हटा देता हूं यहां से और इसके बाहर लगा देता हूं। यहां पे लिख देता हूं पी नोट बी और यहां पे लिख देता हूं माइनस पी नोट ए। इस इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस इक्वेशन को आप कभी बना सकते हो। हालांकि अगर आप इतना भी करके छोड़ते हो तो सही है, इससे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ एक सोल्यूशन जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आता है रोल्स के बेस पे, वो इसके बेस पे होते हैं। तो अगर आपको ये आता है तो आगे कन्वर्ट कभी भी किया जा सकता है। सिंपल मैथ्स है, कॉमन लिया है आपने। बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जाइए की जगह आपने 1 माइनस जाई बी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। इसी केस में अगर हम बोलते हैं कि भाई जो वेपर फेज है वहां पर कितना क्या प्रेशर लग रहा है, उस चीज को हमें स्टडी करना है। इसको रब कर रहा हूं मैं। ओके, देखो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि जब वेपर फेज का जो पार्शियल प्रेशर वगैरह दिया हुआ आपकी एनसीईआरटी के अंदर, वो सारी चीजें कहां से आ रही है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है। इस बार बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा आपकी एनसीईआरटी के अंदर। तो मैं बोलता हूं कि जब हमारे पास कोई लिक्विड होता है, आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हो तो उसकी जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, वो वेपराइज होना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से मैं बोल रहा हूं कि यहां से जो हमारे सोलवेंट के पार्टिकल्स थे वो ऊपर जा रहे थे। अगर हमारा सोल्यूट जो था वो भी एक कैसा था भाई, पार्टिकल्स जो थे उसके भी अगर वोलेटाइल थे, तो हम बोलते हैं कि यहां से सोल्यूट के पार्टिकल्स भी ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर वेपर्स जो रहेंगी, अब किसी एक की वेपर्स नहीं रहेंगी, किसकी वेपर रहेंगी, दोनों की वेपर्स रहेंगी। ये मैंने पार्टिकल्स दिखा दिए हैं ब्लू कलर से, किसके, सोल्यूट के, और साथ साथ रेड कलर से मैं दिखा देता हूं भाई यहाँ पे सोलवेंट के भी कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है। सबकी वजह से कुछ वेपर प्रेशर लगेगा। टोटल प्रेशर कितना लग रहा था यहाँ पे, टोटल प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, मैं लिख देता हूं कि टोटल प्रेशर जो है पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 क्या है, P1 है पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ A1। इसको 1 भी आप लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, मैं इसको A और B लिख रहा हूं तो PA प्लस PB इसको लिख लेता हूं। अब PA क्या है, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर जो सोलवेंट के वेपर्स लगा रहे हैं। PB क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो B के यानी कि सोल्यूट के हमारे जो वेपर्स है वो लगा रहे हैं। यहां पर जो गैसेस पहुंचेगी, जो गैसेस या वेपर फेज के अंदर जो पार्टिकल्स पहुंचेंगे, क्या उनकी कंपोजिशन और लिक्विड की कंपोजिशन सेम रहेगी। इस चीज के बारे में सोचो कि यहां पर जो हमारा मोल फ्रैक्शन था वो जाई ए और जाई बी था, क्या ऊपर भी जाई ए और जाई बी ही रहेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं कि कोई हो सकता है कि एक जो हमारा जो कंपोनेंट है वो कैसा है भाई, वो ज्यादा जो वोलेटाइल हो सकता है। तो हमारा जो सोलवेंट जो रहता है वो ज्यादा वोलेटाइल रहता है, उसकी वेपर ज्यादा बनती है।
तो यहाँ पर उसके जो पार्टिकल्स में ज्यादा वेपर्स बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे वो कम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो आपको जो गैसेस या वेपर फेज जो मिल रही है, इसके अंदर मोल फ्रैक्शन ए और बी का कुछ अलग रहेगा। क्या रहेगा उसको मैं शो कर लेता हूं वाई ए से, ठीक है। जो ए का जो हमारा मोल फ्रैक्शन, जैसे इसको एक्स से डिनोट किया तो उसको वाई से डिनोट कर रहा हूं मैं, वाई ए से। और बी का जो हमारा जो मोल फ्रैक्शन रहेगा उसको मैं लिख लेता हूं वाई बी से। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में, ये चीज समझ में आएगी नहीं गई कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन था, जो रेशियो था ए और बी का, वो नीचे कुछ और होगा ऊपर कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वोलेटिलिटी के अंदर कुछ डिफरेंस है, इसलिए ए की वेपर ज्यादा बनेगी। तो हो सकता है कि जो ए का वेपर फेज के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स रहेंगे वो ज्यादा पहुंचेंगे। यहां से जितने थे उसके हिसाब से ए और बी में से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद तो टोटल हमारे पास वही जो वेपर्स ऊपर पहुंच रही है उनका मोल फ्रैक्शन पता चल गया, वाई ए और वाई बी रहने वाला है। वो पहले वाले से सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस के अंदर क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो पी टोटल है, क्या मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसके अंदर? कोई फर्क पड़ेगा इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलता हूं कि भाई 1 तो होता है वाई ए प्लस वाई बी, अगर आपको दे दिया जाए तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। वाई ए और वाई बी क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है ए और बी के इन वेपर फेज। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा, जब भी आप वेपर जो आपके मोल फ्रैक्शंस रहते हैं उनका सम करोगे टोटल कितना आता है, वो 1 के इक्वल आता है। तो वाई ए प्लस वाई बी का आंसर कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनली 1 की जगह पे तो मैं ये भी लिख सकता हूं, वाई की जगह 1 की जगह पे क्या लिखता हूं, वाई ए प्लस वाई बी। तो यहाँ पे लिख लेता हूं पी टोटल इंटू वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। कोई दिक्कत तो नहीं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो यहां से बनता है पी टोटल इंटू वाई ए प्लस पी टोटल इंटू वाई बी, और ये सारा इक्वल है पी ए प्लस पी बी के। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब मैं क्या करता हूं, इनको कंपेयर करता हूं। आप दो चीजों का सम कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में भी, और वहां पर दो चीजों के कंपोनेंट्स है, ए और बी के कंपोनेंट्स है कि नहीं। तो यहां से कंपेयर करते हैं तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी और पीबी की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग लिखना है उनको। मैं लिख देता हूं यहां पर, जो हमारे पास जो पी ए रहेगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, लिख सकता हूं इस तरह से। अब अगर कोई मेरे से पूछता है कि बताओ वेपर फेज के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, तो वो फॉर्मूला यहां से मेरे को पता चल जाएगा, वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल, ठीक है। दूसरा, अगर कोई पूछता है कि बताओ बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका भी तरीका तो यही रहेगा। तरीका क्या रहेगा, मैं पहले इस तरह लिखूंगा कि पी बी विल बी इक्वल टू, यहां से पी बी विल बी इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी। इसका मतलब वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल। इन दो चीजों में कोई दिक्कत है क्या, हो जाएंगी क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाता है वेपर फेज के अंदर क्या क्या आपका रिलेशन रहने वाला है मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के अंदर, तो आप इस तरह याद सकते हो। अगर आप वेपर फेज में आपसे मोल फ्रैक्शन पूछे जाए तो जो पार्शियल प्रेशर था उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड कर देना, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन आ गया है, क्योंकि प्रेशर तो वेपर फेज की वजह से ही लग रहा था, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा। सीधा से मैंने आपको बता दिया रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, ये जो डाल्टन्स लॉ है। अगर आप इसके अंदर पी ए और पीबी की वैल्यूज रख देते हैं, पी ए क्या होता है, पी नॉट ए जाएगी, पीबी क्या होता है, पी नॉट बी जाएगी, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, रोल्स लॉ की इक्वेशन बन जाएगी ओवरऑल, ठीक है। और साथ साथ डाल्टन लॉ उसके अंदर हमने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद अगर पूछता है वेपर फेज के अंदर आपको निकालना है क्या, भाई मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ये इक्वेशन यूज हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट इसको नोट करो। ओके, तो इसके बाद आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। पूछा जाता है आप लोगों से कि एक्सप्लेन हाउ रोल्स लॉ कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रोल्स लॉ को हेनरीज लॉ का स्पेशल केस कैसे बोला जा सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए पहले आपको इन दोनों की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, दोनों का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आप इन दोनों के बारे में जानते होगे तभी इनके बीच में आप रिलेशन को निकाल सकते हो।
तो अगर मैं लिखता हूं कि भाई रोल्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, रोल्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, मैं सोल्यूट का लेके चलता हूं कि पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इस तरह प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और यहां पे लिखते हैं पी नोट बी जाई बी, ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं हम। दूसरा, हेनरीज लॉ के अंदर क्या बोलते थे, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर रहता था जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती जाएगी लिक्विड के अंदर। यहां पर हम लिक्विड के अंदर क्या लेके चल रहे हैं, एक वोलेटाइल कंपोनेंट डिसोल्व कर रहे थे, अगर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा तभी उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बन पाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं जो प्रेशर लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सोल्युबिलिटी के। तो सोल्युबिलिटी जो रहती है तो उसको हम जाई से डिनोट कर रहे थे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात कर रहे थे तो जाई बी यहाँ पे लिख सकता हूं मैं। प्रेशर जो रहेगा, लिक्विड तो कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है, गैस ही लगा रही है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं पीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट हम यूज करते थे के, जिसको बोला जाता था हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, ये भी कांस्टेंट है, एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, गिवन प्रेशर कंडीशन के ऊपर जो कोई भी सोल्यूट रहेगा, कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा, उसका मैक्सिमम प्योर स्टेट के अंदर जो प्रेशर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे KH जो है वो भी क्या है, वो भी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब दोनों लॉज जो है सिमिलर है, इन कांस्टेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो लॉज है वो एग्जैक्टली सेम है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो केस था, यहां पर भी प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया गया किसके, जो उसकी सोल्युबिलिटी थी या फिर कितना उसके वेपर्स बन रही थी, कितना उसका मोल फ्रैक्शन था उसकी। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर था उसको भी उसकी सोल्युबिलिटी के क्या बताया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया हुआ है। केस डिफरेंट क्या है कि यहां पर हमारे पास बोला हुआ था वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट जो हम सोल्यूट लेके चल रहे हैं वो कैसा रहेगा, वो वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा। और यहां पर क्या है, यहां पर एक गैस है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं हेनरीज लॉ केस में क्या होता है, हेनरीज लॉ के केस में ये वोलेटाइल कंपोनेंट जो रहता है बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहता है, इतना ज्यादा वोलेटाइल रहता है वो लिक्विड की फॉर्म में मिलता ही नहीं, वो किस फॉर्म में मिलता है, वो गैस की ही फॉर्म में मिलता है। दूसरी चीज जो थोड़ा डिफरेंस आया वो ये आया कि जो प्रेशर दिया हुआ है ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पे गैस जो रहती है वो तो खुद ही वेपर्स की फॉर्म में रहती है, वो तो खुद ही गैसीय स्टेट के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रोल्स लॉ रहेगा, अगर उसके अंदर ये वोलेटाइल कंपोनेंट जो रहेगा अगर बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए, वोलेटाइल हो जाए, तो हमारा जो लॉ रहेगा वो एग्जैक्टली हेनरीज लॉ ही बन जाएगा। अगर वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा तो उसको गैस बोल सकते हैं, और अगर गैस बोल रहे हो तो फिर वो हेनरीज लॉ ही है, ठीक है। तो इस तरह यहां से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो रोल्स लॉ होता है वो एक स्पेशल केस होता है हेनरीज लॉ का। अगर रोल्स लॉ के अंदर हमारा कंपोनेंट अगर बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, हेनरीज लॉ ही बन जाता है। तो इसका मतलब रोल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, इसको नोट करो। ओके, वेपर प्रेशर के टर्म्स में अगर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो वो आता है जब आप सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाते हो और तब उसका वेपर प्रेशर आप कंसीडर करते हो। देखो ज्यादातर जो हम सॉल्यूट डिसोल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉलिड जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं डेली लाइफ के अंदर, ज्यादातर ऐसे होते हैं कि हम किसी सॉलिड को डिसोल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो उनके अंदर ही बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर रहता है, भाई इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज तो सीधी सीधी सबसे पहले आपको याद रख लेनी है कि अगर आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है और दूसरा एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर चाहे आपने सॉलिड सॉल्यूट डाला है चाहे लिक्विड सॉल्यूट डाला है, जो हमारे पास ओवरऑल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ऐसा क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो अगर मैं बात करता हूं, मैंने एक वेसल लिया हुआ है जिसके अंदर कुछ सॉल्वेंट को रखा हुआ है, मैं रेड कलर से फिर दोबारा बोल रहा हूं कि ए यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पे इसके अंदर हमने रख रखा है और इसको ऊपर से कर लिया हमने बंद। इसको अगर हीट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और सरफेस वाले जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं भाई, वो पूरी तरह से उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होती है, तो वो सबसे पहले इवेपोरेट होना स्टार्ट होंगे। उसके पार्टिकल सबके सारे पार्टिकल किसके हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट के, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ से उठेंगे और ऊपर जाके यहाँ पर वेपर्स की फॉर्म में ट्रैप होने लगेंगे, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा कंडेंसेशन और वेपराइजेशन के अंदर, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के अंदर जब स्टार्ट हो जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, उस टाइम पे जो प्रेशर लगेगा उसको हम वेपर प्रेशर बोल देंगे। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कोई सोल्यूट डिसोल्व कर दिया है, सोल्यूट जो है वो कौन सा डिसोल्व किया है, सोल्यूट हो गया आपका बी, वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कुछ सोल्यूट डिसोल्व किया है तो सोल्यूट जो रहेगा वो पूरे मिक्सचर के अंदर क्या रहेगा, होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा,
इसका मतलब क्या होगा कि काफी सारी जगह अब जो थी वो ऑक्यूपाई हो जाएगी किससे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल से। तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहाँ ऊपर भी रहेंगे, हर जगह नहीं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे वो, ठीक है। पहले हम क्या बोल रहे थे, आपके पास केवल सॉल्वेंट था, उसके अंदर आपने सोल्यूट ऐड कर दिया है। सोल्यूट जो है वो वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। मान लेते हैं कि सोल्यूट आपका वोलेटाइल है, लेकिन ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सोल्यूट जो रहते हैं उनकी वोलेटिलिटी कम होती है। अब फिर दोबारा हीट करना स्टार्ट करते हो, हीट करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, यहां से भाई जो वेपर्स बनेगी, गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स कम बनेगी, ठीक है। जो हमारे सोलवेंट है उसकी वेपर कम बनेगी। क्यों? क्योंकि कुछ स्पेस जो था इस सरफेस का, वहां पर अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं जो उतने वोलेटाइल नहीं है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है, उस जो सरफेस को उतना इजीली इसके छोड़ के नहीं जा सकते वो। तो इसका मतलब क्या होगा कि ओवरऑल वेपर जो रहेगी यहाँ पर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। ये चीज क्लियर है। तो और अगर मैं बोलता हूँ कि सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, उसकी वेपर्स बनती नहीं है, तो इसका मतलब केवल और केवल यहाँ से सोलवेंट की जो वेपर्स रहेंगी वही ऊपर जाएंगी। सरफेस पे यहाँ पर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन उनकी वेपर नहीं जा रही, ठीक है। उन्होंने कुछ रास्ता रोक लिया है, तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल ऊपर कम जाएंगे, वेपर्स और कम बनेंगे, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सोलवेंट जो रहता है, प्योर सोलवेंट, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनी गिवन सोलवेंट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस पे कुछ जगह जो रहती है वो सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो कम वोलेटाइल होते हैं या फिर वोलेटाइल होते ही नहीं है, ठीक है। एक अगर आपसे पूछा जाता है कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर आपसे टोटल प्रेशर अगर पूछा जाए, टोटल प्रेशर पी टोटल, तो उसको भी हम उसी तरह बनाएंगे, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पी ए प्लस पी बी करके बनाएंगे उसको। पीए की वैल्यू जो रहेगी वो कैसे बताई जाए, वो हम रोल्स लॉ से बताएंगे। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर हमारे पास इफ सोल्यूट, सोलवेंट तो वोलेटाइल है ही है हमारा, इफ सोल्यूट इज ऑल्सो वोलेटाइल, अगर वो भी वोलेटाइल है, अगर वो भी वोलेटाइल होगा तो इसका मतलब वो भी वेपर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नोट ए जाएगी, और पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नोट बी जाएगी। तो पी टोटल जो रहेगा उसको लिखा जाएगा पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नोट ए जाई ए प्लस पी नोट बी जाई बी, इस तरह लिखा जाएगा। ग्राफ जो हमने बनाया था वैसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। टोटल हमारा जो प्रेशर रहेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए। अगर ये तो होगी पहली कंडीशन, अगर हमारा सोल्यूट जो है वो वोलेटाइल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप सोल्यूट से कितना भी लेके चलो, इफ सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो चाहे सोल्यूट आप कितना भी लेके चलो उसकी वेपर्स ही नहीं बनेगी, और अगर उसकी वेपर्स नहीं बनेगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। उसका प्रेशर कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि वो प्योर स्टेट के अंदर ही अगर आप उसको लेके चलोगे तभी भी अगर कोई वो वेपर नहीं बना रहा है, क्योंकि ऐसा है वो नॉन वोलेटाइल है, तो इसका मतलब पी नोट बी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पी नोट बी इज इक्वल टू जीरो। आप प्योर स्टेट में लेके चलते हो तब वो कोई वेपर नहीं बना रहा है, वेपर प्रेशर नहीं लगेगा। तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, टोटल प्रेशर रहेगा पीए प्लस पीबी, लेकिन पीबी का प्रेशर लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो यहां से जो टोटल प्रेशर आएगा पी टोटल दैट विल बी इक्वल टू पी नोट ए जाई ए प्लस पी नोट बी जाई बी, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इसका मतलब पी नोट बी जाई बी ये भी जीरो रहेगा, तो यहाँ पे मैं जीरो लिखता हूं। तो टोटल प्रेशर रहेगा इतना ही आता है। तो वेपर प्रेशर का खेल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टाइप हम वहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।